नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 62 अकाउंट्स विद प्लांटर्स। प्लांटर्स के साथ खाते। प्लांटर्स और अदर लिविंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, यूनिट्स ऑफ डिफेंस सर्विस, परमिट होल्डर्स ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स एंड एनवलप, फर्म्स एक्सेट्रा हु आर इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग अनपेड कॉरेस्पॉन्डेंस। जो लोग डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस से बहुत दूर रहते हैं या जिन्हें बार बार ऐसी डाक आती है जिसपे पोस्टेज ड्यू होता है यानी कि बकाया होता है, बाकी होता है डाक शुल्क पे करने के लिए। ठीक है, इस तरह की डाक जिनके लिए आती है उनके लिए डाकघर एक एडवांस अकाउंट यानी कि अग्रिम खाता रखता है। इससे क्या होता है, हर दिन अलग अलग पैसे उन्हें जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट बात करेंगे ये सुविधा किन किन लोगों को मिलती है। तो प्लांटर्स। प्लांटर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके बड़े बड़े बागान है या फिर वो खेती के मालिक है। ठीक है, जो अक्सर दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से जो लोग दूर रहते हैं उनको भी ये सुविधा मिलती है, जो प्लांटर्स है उन्हें भी ये सुविधा मिलती है। डिफेंस सर्विस की यूनिट में जो लोग हैं उनके लिए भी ये सुविधा है। और ऐसी फर्म्स और कंपनी जिनके लिए अक्सर ऐसी डाक आती है जिसपे पोस्टेज ड्यू होता है, उन्हें भी ये सुविधा दी जाती है। अब सेम पॉइंट हम इमेज में भी देख के अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, जो लोग डाकघर से बहुत दूर रहते हैं या फिर जिनके लिए बार बार ऐसी डाक आती है जिसपे पोस्टेज ड्यू होता है यानी कि डाक शुल्क पे नहीं होता है प्रॉपर से, थोड़ा पैसा रह गया होता है कि किसी पे 10 रुपए का 15 रुपए का डाक शुल्क अभी बचा हुआ है जो आपको पोस्टेज ड्यू है इसलिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, रिसीवर को पैसा पे करना पड़ेगा। इस तरह की डाक आती है तो उनके लिए डाकघर एक एडवांस अकाउंट यानी कि अग्रिम खाता रखता है। ठीक है, और ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो प्लांटर्स है यानी कि जिनके बड़े बागान है या जो खेती के मालिक है और अक्सर दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, या वो लोग जो पोस्ट ऑफिस से काफी दूर रहते हैं, या वो लोग जो डिफेंस सर्विस की यूनिट्स में है ना, कार्यरत है। फर्म्स और कंपनी जिनके लिए बार बार ऐसे एनवलप्स आते हैं, ऐसे रिप्लाई कार्ड्स आते हैं जिन पे अधिकांश बार क्या होता है, पोस्टेज ड्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात उन लोगों की हो रही है जो पोस्ट ऑफिस से बहुत दूर रहते हैं और उनके लिए बार बार ऐसी डाक आ जाती है जिसपे पोस्टेज ड्यू होता है यानी कि उस डाक पे पूरा शुल्क पे नहीं हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट ऑफिस विल अरेंज फॉर द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स टू देयर मैसेंजर्स विदाउट रिक्वायरिंग डेली सेटलमेंट फॉर द पोस्टेज ड्यू on their unpaid articles provided that a sufficient sum to pay the postage is deposited in advance by the addressee। इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस, ऐसे लोग जो पोस्ट ऑफिस से बहुत दूर रहते हैं या प्लांटर्स हैं या डिफेंस सर्विस में है या फर्म्स और कंपनी है जिनके लिए ऐसी डाक आती है जिसपे ज्यादातर बार डाक शुल्क होता है वो पे नहीं हुआ होता है प्रॉपर, तो उन लोगों की जो डाक है उनके मैसेंजर को दे देता है। लेकिन मैसेंजर से नहीं कहता तुम पैसे दो, उसे परेशान नहीं करता। हर दिन पोस्टेज ड्यू जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, उनका एक एडवांस डिपॉजिट अकाउंट अपने पास रखता है ना, उन लोगों से एडवांस में थोड़ा पैसे जमा करवा लेता है और जब भी कोई ऐसी डाक आती है जिसके लिए थोड़े पैसे देने होते हैं उसी में से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि पोस्ट ऑफिस ऐसे लोगों के लिए जो डाक आती है उनके मैसेंजर को तो दे देता है और हर दिन पोस्टेज ड्यू जमा कराने की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक कंडीशन है कि एड्रेसी को पहले से एडवांस में पर्याप्त राशि पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होगी। ठीक है, तब ये सुविधा मिलेगी कि मैसेंजर डाक भी ले जाएगा और आपको उस समय पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अब सेम पॉइंट हम इमेज में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज में कि पोस्ट ऑफिस उन लोगों की डाक, जो व्यक्ति दूर दराज रहते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए जो डाक आती है उसपे पोस्टेज ड्यू होता है, वो उनके मैसेंजर को दे देते हैं। जैसा कि आप इमेज 2 में देख रहे हो है ना, डिलीवरी टू मैसेंजर दे देते हैं और उनसे हर दिन ये भी नहीं कहते हैं कि जो पोस्टेज ड्यू है इसे जमा करो। ये रोज रोज का डेली का सेटलमेंट का झंझट भी नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखनी है और वो एक शर्त ये है कि एड्रेसी को पहले से एडवांस में पर्याप्त राशि पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होगी। ठीक है, उससे क्या होगा, एडवांस जमा राशि से ही जो पोस्टेज ड्यू है पोस्ट ऑफिस उसका भुगतान कर लेता है। ठीक है, इन सच केसेस पोस्ट ऑफिस विल कीप एन अकाउंट विद ईच एड्रेसी एडजस्टेड द अकाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसी स्थिति में जो पोस्ट ऑफिस है प्रत्येक एड्रेसी का अलग अलग अकाउंट रखता है। जब भी पोस्टेज ड्यू वाली डाक आती है तो शुल्क उसी जमा राशि से यानी कि जो उस एड्रेसी ने पहले से एडवांस में जमा करी थी उसी राशि में से जो पोस्टेज ड्यू का अमाउंट है वो काट लिया जाता है। और समय समय पर अकाउंट का मिलान यानी कि एडजस्टमेंट भी किया जाता है कि पहले से आदमी ने 500 रुपए एडवांस जमा कराए थे, इसकी 7-8 डाक आ चुकी हैं, एक में 10 रुपए कटे, एक में 15 कटे, इसमें 25 कटे, अब कितना बैलेंस बचा है, तो ये भी बीच बीच में क्रॉस टैली कर लिया जाता है।
अब सेम चीज हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। फर्स्ट इमेज को देखिए, पोस्ट ऑफिस प्रत्येक एड्रेसी का अलग अकाउंट रखता है, यानी कि वो व्यक्ति एडवांस में थोड़ा पैसा जमा करा देता है। मान लो 500 रुपए जमा करा दिए या किसी ने 2000 3000 जमा करा दिए, तो उसका एक रजिस्टर में प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, जब भी पोस्टेज ड्यू वाली डाक आती है तो शुल्क उसी जमा राशि में से काट लिया जाता है। यानी कि देखिए, किसी ने एडवांस डिपॉजिट किया था 5000 का, अब उसके लिए जो पोस्टेज ड्यू वाली डाक आई उसमें 20 रुपए का पोस्टेज ड्यू था, तो इसी अकाउंट में से एडजस्ट कर लिया जाएगा। 5000 में से 20 काट लिए जाएंगे और बाकी का जो अमाउंट है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, समय समय पर अकाउंट का मिलान यानी कि एडजस्टमेंट किया जाता है कि कितना जो पैसा है वो पोस्टेज ड्यू वाले आर्टिकल से कट हो गया है और कितना अभी बाकी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, एक एड्रेस ही है जो कि आपको दिख रहा होगा, ग्रीन शर्ट पहने हैं, ब्राउन हैट पहने हैं। उसने एडवांस में 5000 रुपए जमा करा दिए कि मेरे लिए सर अक्सर ऐसी चिट्ठियां आती हैं जिन पे पोस्टेज ड्यू होता है और मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं भेजूंगा अपने मैसेंजर को, उसे मेरी चिट्ठियां दे देना और उससे कोई पैसे मत लेना, उससे मत परेशान करना। ठीक है, अब क्योंकि इसने एडवांस में 5000 रुपए जमा करा दिए, इसलिए जब भी इसके लिए पोस्टेज ड्यू वाली डाक आई, यानी कि एक पे 120 रुपए थे, एक पे 85 रुपए थे, एक पे 60 रुपए थे, है ना, तो जो अमाउंट इस एड्रेसी ने जमा किया था जो था 5000 रुपए, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं राइट हैंड कॉर्नर पे कि अकाउंट की समरी दी हुई है। एडवांस में डिपॉजिट किया था एड्रेसी ने 5000 रुपए, उसमें से जो टोटल पोस्टेज ड्यू था इन डाक ABC यानी 1 2 3 का, उसे डिडक्ट कर दिया, यानी कि 265 रुपीज हटा दिए गए। अब इसके बैलेंस में कितना अमाउंट बचा, 4735 रुपीज। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पोस्ट ऑफिस हर एड्रेसी का अलग अकाउंट रखता है और जो भी पोस्टेज ड्यू का शुल्क है वो जमा राशि से ही काटा जाता है और समय समय पे अकाउंट का मिलान कर लिया जाता है कि कितना बैलेंस बचा है ना, कितना पोस्टेज ड्यू में कट चुका है। ये सारी चीजें क्रॉस चेक होती रहती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, एड्रेसी विशिंग टू हैव एयर मेल कॉरेस्पॉन्डेंट रीडायरेक्टेड बाय एयर आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन एडवांस in the post office sum sufficient to cover the air fees। रीडायरेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की डाक को उसके पुराने पते की बजाय उसके नए पते पर भेजना। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए शक्ति नाम की एक लड़की है जो पहले दिल्ली में रहती थी, अब शक्ति लखनऊ में शिफ्ट हो गई है, तो उसने दिल्ली छोड़ने से पहले क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जाके पूरी एप्लीकेशन लिखी, सब बता दिया कि मेरे लिए सर कुछ भी आए ना तो मैं रीडायरेक्शन की सुविधा ले रही हूँ, मेरे लिए कुछ भी आए, क्योंकि पहले मैं दिल्ली में रहती थी, कई सालों तक यहाँ रहती थी, मेरे लिए आधार कार्ड आए, पैन कार्ड आए, मेरा ATM चेकबुक आए, है ना, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आए, कोई मार्कशीट आए, कोई कॉल लेटर आए, कुछ भी आए तो आप मेरे नए एड्रेस पर भेज दोगे जो लखनऊ का है, तो वहां वो अपना पूरा नया एड्रेस लिखवा देती है। ठीक है, तो अब अगर शक्ति के पुराने दिल्ली वाले पते पर कोई भी चिट्ठी भेजता है कोई व्यक्ति, है ना, मान लो रक्षाबंधन आने वाला है तो राखियां ही भेजता है, तो क्या होगा, जैसे ही वो दिल्ली पोस्ट ऑफिस उसकी डाक पहुंचेगी, उन लोगों को पहले ही पता है वो लखनऊ रहती है, तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, उस डाक को लखनऊ के नए पते पर भेज देंगे और इसी पूरी प्रोसेस को रीडायरेक्शन कहते हैं, यानी कि डाक का पुनः निर्देशन कहते हैं। ठीक है, अब सेम चीज हम डायग्राम में भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट इमेज में देखिए, रीडायरेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की डाक को उसके पुराने पते की बजाय उसके नए पते पर भेजना। ठीक है, पहले शक्ति सिंह मकान नंबर 12 पुराना बाजार दिल्ली में रहती थी, लेकिन अब वो कहाँ शिफ्ट हो गई है, अब वो गोमती नगर लखनऊ में शिफ्ट हो गई है, तो क्या होगा, जाने से पहले, दिल्ली छोड़ने से पहले वो पोस्ट ऑफिस में बता देगी जहां पे उसकी डाक आती थी कि अब मेरे लिए कुछ भी आए आप प्लीज उसे लखनऊ रीडायरेक्ट कर देना। ठीक है, और अपना नया पता दे जाएगी, तो अब उसके लिए जब भी कोई डाक आएगी पोस्ट ऑफिस कर्मचारी उस डाक को लखनऊ रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि उसके पुराने पते पर अगर कोई भी व्यक्ति चिट्ठी भेजता है तो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है जब वहां पे चिट्ठी रिसीव होगी, उन्हें तो पता ही है लड़की अब शिफ्ट हो गई है, तो वो क्या करेंगे, उसके नए पते पर वो चिट्ठी रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो रीडायरेक्ट है इसका मतलब क्या होता है, डाक का पुनर्निर्देशन। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस है कि पुराने पते की जगह नए पते पे चिट्ठी को भेजना, इसी प्रोसेस को कहते हैं रीडायरेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एयर मेल रिडायरेक्शन की। क्लॉज 62 में बात करी गई है एयर मेल रिडायरेक्शन की। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी रिडायरेक्ट की हुई डाक हवाई डाक से यानी कि एयर मेल से भेजी जाए ताकि उससे तक जल्द से जल्द पहुंचे, तो उसे क्या करना होगा, पहले से एयर मेल शुल्क यानी कि एयर की फीस, यानी कि आप हवाई जहाज में डाक भेजेंगे तो उसका ज्यादा खर्चा होगा, राइट, तो वो एडवांस में आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होगी और पोस्ट ऑफिस को लिखित निर्देश यानी कि रिटन इंस्ट्रक्शन देने
होंगे कि कौन कौन सी डाक उसे एयरमेल से रिडायरेक्ट की जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए बहुत सारी डाक आती है, साधारण डाक भी आती है, अनइम्पोर्टेंट डाक भी आती है। तो किस तरह की डाक उसे एयरमेल से भेजे ये भी वो पहले से ही निर्देश दे के जाएगा पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है एयरमेल रिडायरेक्शन, तो ऐसे एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में पहले से ही राशि जमा करानी होगी। कितनी राशि जमा करानी होगी? इतनी कि वो एयर फीस यानी कि हवाई शुल्क को कवर करने के लिए पर्याप्त हो। इसके बाद पोस्ट ऑफिस उसका भी अलग से अकाउंट रखेगा, वो याद रखेगा कि कौन सी डाक भेजनी है एयरमेल से, कौन सी नहीं भेजनी है। एयरमेल का जो शुल्क है वो एडवांस में जमा राशि से ही काटा जाएगा और समय समय पे जो अकाउंट है उसे एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब सेम पॉइंट इमेज में देख के याद करते हैं। एयर मेल रीडायरेक्शन यानी कि हवाई डाक पुनर्निर्देशन। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या वो ऐसा व्यक्ति जिसके लिए इंपॉर्टेंट डाक आती है, मान लो कोई कोर्ट कचहरी की डाक है, सुनवाई 2 दिन बाद है, और अगर हम उस डाक को नॉर्मल तरीके से भेजेंगे, है ना, तो वो 3 से 4 दिन में पहुंचेगी, उस आदमी की तो डेट निकल जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर वो आदमी चाहता है कि जो उसकी डाक है रीडायरेक्ट की जा रही है ना, तो वो एयर मेल से भेजी जाए ताकि उस तक वो जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट चिट्ठियां आती हैं। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो एयर मेल शुल्क यानी कि जितनी फीस लगती है ना एयर मेल से डाक को भेजने की, उतना पैसा एडवांस में पोस्ट ऑफिस में जमा कराएगा। फिर दूसरा काम वो क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस को लिखित निर्देश देगा, रिटन इंस्ट्रक्शन, कि कौन कौन सी डाक यानी कि किस तरह की डाक, इंश्योर्ड आर्टिकल, पार्सल, क्या उसका आर्टिकल आएगा जो एयर मेल से उसे रीडायरेक्ट करके उसके नए पते पर भेजना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, उसने रिटन इंस्ट्रक्शन दे दिए कि मेरे लिए अगर लेटर आए जो रजिस्टर्ड हो, है ना, इंश्योर्ड हो, पार्सल हो, प्रिंटेड पेपर आए, कोर्ट के कागज आए, तो मुझे एयरमेल से रीडायरेक्ट करे जाए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पोस्ट ऑफिस उसका भी एक अलग से अकाउंट रखेगा, है ना। एयरमेल का जो शुल्क है वो एडवांस में उस व्यक्ति ने जमा कर दिया है, तो अब जो उसे चिट्ठियां रीडायरेक्ट करी जाएंगी एयरमेल से, उनकी जो भी फीस है उसी अकाउंट में से जो भी पैसा उसने जमा किया था उसी में से काटी जाएंगी, ठीक है। और समय समय पे उस अकाउंट का वो मिलाया जाएगा कि कितने रुपए उस आदमी ने जमा कराए थे और अब उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं, ठीक है। ये सुविधा किन लोगों के लिए है ये भी याद रखिए, जो प्लांटर्स है यानी कि बागान या खेती के स्वामी हैं, या फिर जो डिफेंस यूनिट में काम करते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके लिए ढेर सारे बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स आते रहते हैं, एनवलप्स आते हैं, है ना, और ऐसे लोग जो फर्म्स और कंपनीज चलाते हैं, या वो लोग जिनके लिए बार बार ऐसी डाक आती है जिन पे पोस्टेज ड्यू यानी कि डाक शुल्क बकाया वाली डाक आती है, ठीक है। ये सुविधा केवल इन लोगों के लिए ही होती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखने के लिए आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। एयर, AIR, ए का मतलब है एडवांस एयर फीस जमा करानी होगी, आई का मतलब है इंस्ट्रक्शंस रिटन में देने होंगे, आर का मतलब है रीडायरेक्ट होगी बाय एयरमेल, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जरूरी डाक एयरमेल से आए, तो पहले तो एडवांस एयर फीस जमा करो, फिर इंस्ट्रक्शंस रिटन में दो कि कौन सी डाक भेजनी है एयरमेल से, कौन सी नहीं भेजनी है, और उसके बाद वो रीडायरेक्ट की जाएगी बाय एयर, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।